द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गबन का अंतिम भाग। अब तक आपने सुना कि रमानाथ जब जल्पा से मिलते हैं तो जल्पा उन्हें बुरी तरह फटकार लगाती है और उन्हें तिरस्कृत करती है। तब रमानाथ अपने मन में फिर से विचार करते हैं। उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि होती है कि जल्पा के समझाने के बाद भी उसने क्यों झूठी गवाही दी। जल्पा के द्वारा कठोर शब्दों से आघात हुआ रमानाथ अपना बयान बदलने के लिए राजी हो जाता है और वे सीधा जज से मिलने की ठान लेता है और जज से सब कुछ साफ साफ कह देना चाहता है। किंतु उसके मन में ख्याल आता है कि अगर जज ने पूछा कि उसने झूठी गवाही क्यों दी तो क्या जवाब देगा। अगर उसने कहा कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया या मारने की धमकी दी, यह बहुत ही लज्जास्पद बात है, तो जज साहब मुझे बहुत ही बेइज्जत करेंगे। यह मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी कि केवल कुछ लालच के लिए या अपनी जान बचाने के लिए मैं इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गया। लज्जा का सामना करने का उसमें सामर्थ्य ना था। लाज की रक्षा के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए, तो रमानाथ तो पहले ही से कायर था। इसी कारण उसने आज भी अपने पैर पीछे कर लिए। दूसरी ओर पुलिस वालों को यह डर था कि रमानाथ फिर से अपनी गवाही ना बदल दे। उन्हें विश्वास था कि ऐसा करने के लिए उसे उसकी बीवी ही उकसाया करती है। तो पुलिस वालों ने रमानाथ के सिर से जल्पा का भूत उतारने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक वैश्या को, जिसका नाम जोहरा था, रमानाथ के पास भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि रमानाथ का मोह जल्पा से खत्म हो जाए और वे उस वैश्या के प्यार में पड़ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वे जल्पा को धीरे धीरे भूलने लगा और जोहरा के प्यार में पड़ गया। किंतु एक दिन मोटर से कहीं बाहर जाते वक्त रमा जल्पा को देख लेता है। उस समय जल्पा बहुत ही दयनीय दशा में होती है। यह देखकर रमा का हृदय व्याकुल हो उठता है। रमा उसे ऐसी हालत में देख नहीं पाता। वे जोहरा से अनुरोध करता है कि वे किसी तरह जाकर जल्पा का हाल मालूम करे कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। जब जोहरा द्वारा उसे उसकी सारी कहानी का पता चलता है तो उसका हृदय आत्मग्लानि से भर उठता है और अब की उसे अपनी कायरता पर बहुत ही गुस्सा आता है। और अब की बार वे आखिरी फैसला करता है कि वे जज के पास जाकर सब कुछ सच सच कह देगा कि उसने झूठी गवाही दी है, चाहे इसके लिए उसे जेल जाना पड़े या कोई भी यातना सहनी पड़े। अब वे अपनी कायरता को आगे नहीं आने देगा। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। दरोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहां से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहां रमा का अब तक पता ना था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा कर रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवी दीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास ना हो घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है। एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दरोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवी दीन, भाई मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दरोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है? देवी दीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वह यहां से ना जाएगी। दरोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। ये कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंके। जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत ये भेस बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दरोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा, साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो। इनमें कौन जल्पा देवी हैं? उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जल्पा हट गई तो दरोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा,
क्यों हजरत, मुझसे ये चाले? क्या कहकर वहां से आए थे और यहाँ आकर मजे में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब ये भेस उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। ये कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दरोगा जी मानो फिसलकर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा? तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए हैं? तुम्हें तो मालूम ही होगा। वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जल्पा देवी से बातें करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा। क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे? ना जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा। जल्पा कब तक यहाँ से जाएगी? मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है। शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दरोगा, तुम्हें यकीन है कि अब ये कोई शरारत ना करेगी? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। तो फिर यह कहाँ गया? कह नहीं सकती। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना जरूरी है। ज्यादा पी तो नहीं गया था? पिए तो नहीं थे। तो फिर कहीं गिरा पड़ा होगा। इसने बहुत दिक किया। तो मैं जरा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुंचा दूं तुम्हारे घर तक। बड़ी इनायत होगी सरकार। दरोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता जोहरा। चलो चलो, आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा। जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इतला तो कीजिए, ये गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा। नहीं, अब न जाऊंगा जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। मुझे चकमा दे रही हो जोहरा? देखो देखो, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाब अर्ज सरकार। दरोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वे बंगले पर था या नहीं? दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। तुमने उसको जाने क्यों दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दरोगा, तो क्या वे जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदे को तोड़ दिया। वे फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सब आपका प्लानिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पांवें तो समूचा ही निगल जाएं। कम वक्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी साठ गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूं, कहाँ जाती है। देवी दिन से भी समझूंगा। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही, उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी।
कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, पर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की ना सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा ना जाने कहाँ जा छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही। मनो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जल्पा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की पखियां उधेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जल्पा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। फिर भी रोज 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर न बन जाए, पर उसका उद्योग ना सफल हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वे इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दरोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दरोगा ही के सिर पर मढ़ दिया कि उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जल्पा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दरोगा तनज्जुल हो गए और नायब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जल्पा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जल्पा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जल्पा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा भी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जल्पा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा, नायब दरोगा, सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह भी की, पर इन कार्यवाहियों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। जाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया, कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जल्पा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, और उससे भी ज़्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विश्व में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दीन, जल्पा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किया, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान जल्पा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था। उसने देखा, जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की जरूरत है, जंजीरों की नहीं। वे सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जल्पा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थ अंधता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है, ये मुझ पर उस वक्त खुला
और जब मैं जल्पा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी अंचल में मैं भी आश्रय लूंगी। मगर उससे भी ज्यादा मार्के का बयान जल्पा का था। ये सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरी विलासक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया। वे बाजार से मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही है कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया। वे ये भूल गए कि विलासवृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद की गई थी। अगर अपराधिनी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण इन्होंने इतने कष्ट झेले। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वे डाकों में शरीक हुए तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं कह सकती थी कि वे निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करे। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर जरूरत हो तो म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता था, जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह ना था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की, योनर, आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बारगी सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामले में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाणपूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर भी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत ना पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा ना चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या ना हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब ना थी।
अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने ऐसी कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे सौभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार की विरोधी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिया हो, उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का यह नया रास्ता सुझा दिया हो। जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों ना हो। निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वह अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। न गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वे पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती फिरे। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस ना हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहां उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहां के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियां दी गई थीं, तो वे पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे ये स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड न दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास ही में नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चुंगी के रुपए वसूल करना है। वह व्यापारियों से प्रथानुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह ना करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मिजान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपये उठ गए और वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता, बस घर से भाग खड़ा होता है। वहां दफ्तर में उस पर शुबा होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलासप्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जल्पा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, की तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया तो वह उससे छिपकर मिलने जाती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ है। फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जल्पा को पति से मिलने में सफलता नहीं होती। तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दिन के घर चली जाती है। रमा ये पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वह छिपकर जल्पा के पास जाता है। जल्पा उससे सारा वृतांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता है पर बाद को राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट जाता है। वहां वह पुलिस अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता तो उन्हें मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, तो वे उसे जल्पा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वे जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है,
इसलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और वह जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन कर देता है। अदालत में रमा से सफाई ने कोई जिरह नहीं की थी। यहाँ उससे जिरह की गई, लेकिन इस मुकदमे से कोई सरोकार ना रखने पर भी उसने जिरहों के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक न हो सका और मुलजिमों को सजा हो गई। रमानाथ की और भी खातिरदारियां होने लगी। उसे एक सिफारिशी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई। फिर जल्पा देवी ने फांसी की सजा पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वह उनके लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों से करती, उसके बच्चों को खिलाने को ले जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जल्पा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देख लेता है। उसकी आत्ममर्यादा जाग उठती है। जोहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया है। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है और वे जल्पा का पूरा समाचार लाने के इरादे से चली जाती है। दिनेश के घर उसकी जल्पा से भेंट होती है। जल्पा का त्याग, सेवा और साधना देखकर इस वैश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वे अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है। वह एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृतांत कह सुनाती है। रमा उसी वक्त वहां से चल पड़ता है और जल्पा से 2-4 बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। मैं ये नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वे झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या इसका उसे दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेश्या तक को मुग्ध कर दिया और वह उसे बहकाने और बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जल्पा देवी की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग्य है? जल्पा ही इस ड्रामा की नायिका है। उसके सदनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्मपरायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वे रंगमंच पर ना आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभयदान दिया है। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वे जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है? लेकिन वह ये यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है। क्या यही इसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती फिरे? एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर न मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जल्पा का वही फैसला न्याय अनुकूल होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों में नहीं पड़ता, जिनमें उलझकर, जिनकी पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकराकर फटे हालों जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे।
सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मार्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही आदर की चीजें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया और इसका दंड उसे मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था, उसे इसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया? यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे अवश्य दंड देंगे। अब अदालत के फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी, यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट आए। कुर्सियां और आगे खींच ली गईं और कन बत्तियां भी बंद हो गईं। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा था वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं यह नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने से भी नहीं हिचकते। अगर ऐसी बात ना होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी ना होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और जज की अदालत में वे अपने बयान को वापस ना ले सकता था। उस वक्त उसने ये इच्छा प्रकट अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह ना था। रमानाथ धमकियों में आ गया, यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है। इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। चौंकी शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गाय भैंसे, कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोपड़ियाँ, ना कहीं गर्द ना गुबार, ना शोर ना गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है? नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई, मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती कहीं झिझकती, कहीं चपल कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई, चिंता में, संघर्ष में, अंधकार में भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्मयोग में अवृत उद्योग में सुख संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वही जर्दी झुर्रियाँ नहीं है। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गाय भैंसे हार से लौटी तब जग्गो ने उन्हें खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डाठे लादे हुए आ पहुँचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है। बड़ी डांठें उतारी गई। यहीं इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं।
उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को जो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है, अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम ना ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर जा बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ शाक भाजी भी लगी हुई है, कुछ फल फूलों के वृक्ष हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांधा और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने डांठों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब ये हाल है। सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दिन भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती है मैं अदालत में झूठ ना बोलूँगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही हैं, बच्चा ना जाने कहाँ रह गए। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो 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 लाला देखें। जागेश्वरी बोली, ये जाकर क्या करेंगे, बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी, तह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे, केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद, विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। जोरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण, विवश, कातर, निराश तथा तृषा में नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जल्पा से भी ना मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। ये घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही को पा लिया। देवी दीन ने रत्न के चेहरे की ओर संचित नज़रों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जल्पा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए। देवी दीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। ये कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। जोहरा,
आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी। हम दोनों झूले पर बैठेंगी। जोहरा फिर रोने लगी। जल्पा भी आंसुओं के वेग को ना रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही। फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वे लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक ना था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद जोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थीं, साथ बैठती थीं, साथ काम करती थीं। अकेले जोहरा का जी किसी काम में न लगता। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जल्पा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश न मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल शरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों और कस्बों को निकल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। जौहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वे कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वे अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्माद होकर गरजती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछल रही थी, चतुर डकैतों की तरह पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाकर तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतरता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था, और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकल जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी, अब उल्टी। पर वाहरे साहस, सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर ओटों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, रस्सी बीच ही में गिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ स्त्री है। जोहरा, जल्पा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना न लगे। जोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच भी सकूँगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। जोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली गई। रमा ने शशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देती हो, वहाँ शायद एक गड्ढा है। मैं तो जा ही रहा था। जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा,
नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ना आना, मैं अभी लिए आती हूँ, मुझे तैरना आता है। जल्पा ने कहा। लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जल्पा, अच्छा, तो जोहरा तो तैर भी लेती है। तभी हिम्मत हुई। रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा। हाँ, कुछ कुछ जानती तो है, ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जल्पा ने बेहयाई से कहा। इसमें लज्जा की कौन सी बात है। मरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने से फ़ायदा। जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा। यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं। सचमुच सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वे फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा। जोहरा, 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 मैं आता हूँ। मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही थी। के हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गईं। 1 मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ, जोहरा का तो कहीं पता भी ना था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जल्पा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया, वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जल्पा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी, जल्पा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जल्पा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ ना बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, ये घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने की पहले से आशंका थी। मालूम था कि वे थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में न घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। जोहरा ने कलकत्ता में जल्पा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जल्पा की विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला
और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जलपा नदी के किनारे आ बैठते और जहाँ जोहरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें ये आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए, लेकिन धीरे धीरे क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने फिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, ये सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपन्यास पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी या उपन्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।